हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। गाइस, हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने पेपर सोल्व किए थे। एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल की एग्ज़ाम आपकी आने वाली है। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड जीके के हमने क्वेश्चन करे थे। 30 जीके के हमने इस तरीके से अपना पेपर का पैटर्न रखा था। सो आप लोगों का रिस्पांस था, आप लोगों के मैसेजेस थे कि सर हमें प्रैक्टिस करवाइए आप डेली क्वेश्चंस की। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ दूसरा प्रैक्टिस सेट एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल के लिए। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं भी है और अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने वाले हैं। सो कंप्लीट क्वेश्चंस को देखिए, एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, उनके आंसर जो है वो किस तरीके से मैंने सोल्व करें, क्या अप्रोच रखी है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है, किस अप्रोच से आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के आपको वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली फर्दर वीडियोस आप लोगों को टाइम पे मिल सके। सो गाइस, अभी हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम फिजिक्स सॉल्व आउट करेंगे। फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम करेंगे 30 क्वेश्चंस। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा फिजिक्स का। मैं अपनी जो वीडियो इसको नीचे कर देता हूँ। ओके, अभी आई थिंक आप लोगों को ठीक दिखेगी स्क्रीन। और हम जो है यहाँ पे ये ले लेते हैं हम ब्लैक कलर का पेन, स्टार्ट करते हैं अपना पेपर का सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से स्क्रीन दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके अंदर गाइस आप देखिए, द वैल्यू ऑफ एल सी एंड आर फॉर ए सर्किट आर। ये आपको वैल्यूज़ दे रखी है। ये दे रखा है 9 हर्ज, 9 ये दे रखा है। पहला आपको 1 हर्ज, 9F एंड 3 ओम, 9 फ़ारेनहाइट एंड 3 ओम। व्हाट इज़ द क्वालिटी फैक्टर फॉर द सर्किट एट रेजोनेंस। आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्वालिटी फैक्टर। सो क्वालिटी फैक्टर का आप लोगों को सबसे पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हम अपनी पेंसिल की इसकी जो थिकनेस है उसको कम कर लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर का जो ये होता है फॉर्मूला, वो है आपका ओमेगा एल बाई सी। क्या होता है गाइस, ओमेगा एल बाई सी। सो यहाँ पे हम जैसे ही इसको सोल्व करेंगे ओमेगा एल बाई सी, जैसे ही इसके अंदर ये वैल्यू रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता होगी, अंडर रूट एल बाई सी। ये इतना कलर इसका जो आई थिंक हम चेंज, अंडर रूट एल बाई सी। एल की वैल्यू दे रखी है आपको, सी की अंडर रूट एल बाई सी की वैल्यू दे रखी है। और आर देखो, एल क्या होता है 1 बाई आर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट एल बाई सी 1 बाई आर। बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। ये हो जाएगा 1/9 और ये बाहर हो जाएगा 1/3। ये अंडर रूट में है, जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे हो जाएगा 3, और 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। सो आंसर कितना आ गया इसका 1/9। अभी हम इन सबको जो है वो इरेज कर देते हैं और यहाँ पे आप जो है अपना क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, इसको एक बार सेट कर लेते हैं थोड़ा ठीक से। तो 1/9 इसका आंसर कितना आ गया 1/9। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। देन गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए चोक कोयल इज 10 MHz व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विथ ए 10 वोल्ट डीसी सोर्सेज, पावर इज़ 20 वोल्ट, पावर दे रखी है 20 वोल्ट। व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विथ 10 वोल्ट AC सोर्स, देन लॉस ऑफ पावर इज़ 10 वोल्ट, द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सोर्स विल बी। तो गाइज़ आपको क्वेश्चन जो है वो हिंदी मीडियम के अगर कोई बच्चे हैं तो वो हिंदी में एकदम क्लियर ही देख सकते हैं। हिंदी में भी इस बार मैंने क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि पिछली बार का पूरा पेपर जो है वो इंग्लिश में था। तो बच्चों की यही क्वेरी थी कि सर हिंदी मीडियम से हम हैं तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे, उनको समझ नहीं आ रहे थे। तो अभी हिंदी मीडियम के बच्चे भी इजीली इस पेपर को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो इसके अंदर देखो आपको पूछा गया फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स कैसे निकालेंगे, आप लोगों को इतना ये पता होगा कि जो फ्रिक्वेंसी हम लोग निकालते हैं, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रिक्वेंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है
सो यहाँ पे हम जो है पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, एक्चुअली सबसे पहले पावर से स्टार्ट करते हैं। पी इक्वस टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर बाई आर लगाना है हमें। वी स्क्वायर बाई आर जैसे आप निकालेंगे, आप पी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको वी कौन सा लगाना है, वी आर एम एस। और वी एक्चुअली होता क्या है, वी निकाल लेंगे हम। पी क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आर अपॉन जेड स्क्वायर। तो यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 50, पी आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में आपको जो फॉर्मूला लगाना है, जेड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जेड स्क्वायर क्या होता है आपका, आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, ऑलरेडी हमारे पास इसकी 50 आ रखी है। जैसे ही आप आर स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, आपका जो वोल्टेज है, आपका जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऐसी सोर्स पूछी है आपको वी, वो आ जाएगा 80 ओम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होने वाला है 80। कौन सा होने वाला है गाइस, इसका करेक्ट आंसर होने वाला 80। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा थर्ड वाला। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन, इन एलसीआर सर्किट द कैपेसिटेंस इज मेड 1/4 व्हेन इन रेजोनेंस। एलसीआर सर्किट है और उसका कैपेसिटेंस जो है वो 1/4 कर दिया जब वो किस में था, रेजोनेंस में था। देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस सो दैट सर्किट्स रिमेन्स इन रेजोनेंस। तो इंडक्टेंस की वैल्यू पूछिए ताकि जो सर्किट है वो पूरा किस में रहे, रेजोनेंस में बना रहे। तो रेजोनेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने, W इज इक्वल्स टू क्या होता है गाइज, 1/√LC। बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, रेजोनेंस में रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से इनको रफ कर देते हैं। उसके बाद गाइस जो फोर्थ जो क्वेश्चन दे रखा है, इन ए सीरीज ऑफ LCR रेजिस्टेंस R दे रखा है, Z दे रखा है, फेज डिफरेंस बिटवीन द सर्किट एंड द वोल्टेजेस। फेज डिफरेंस पूछा है आपको सर्किट का और वोल्टेज के बीच का। तो आप लोग फेज डिफरेंस देखिए। फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोस फाई। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस फाई। कोस फाई क्या होता है गाइस, कोस फाई होता है R/Z। तो R की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको 10। आप यहाँ पे R की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन नीचे 20 पुट करेंगे Z की वैल्यू। तो कोस फाई क्या हो जाएगा, 1/2। एंड कोस 1/2 क्या होता है, कोस 1/2, कोस 1/2 कितना डिग्री एंगल होता है, 60 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया 60 डिग्री। तो थर्ड वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देन गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या फिगर दे रखा है आप लोगों को एक, और इस फिगर के अंदर irregular shaped with AB moving with velocity v, find the EMF induced in the wire। एक इरेगुलर वायर है, इसके अंदर AB मूविंग कर रहा है विथ वेलोसिटी, ठीक है। आपको निकालना क्या है, इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF निकालना है। इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF का किस डायरेक्शन में होगा। तो इंड्यूस्ड EMF आप लोगों ने अगर पढ़ा है इंडक्शन, तो उसके अंदर आप लोगों ने डायरेक्ट एक लास्ट में डेरिवेशन सोल्व करके फॉर्मूला निकाला होगा, वी बी एल साइन थीटा। मतलब ये तीनों के तीनों चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, VBL। और आपने रूल भी पढ़ा होगा, जो राइट हैंड रूल है, V, B एंड L, तीनों की तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है इस तरीके से। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन में, फर्स्ट वाला VBL साइन थीटा। देन गाइज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन की हम बात करें। 2 कोइल्स है एक्स एंड वाइज जिनको प्लेस किया गया है इन सर्किट में, सच दैट चेंजेस बाय 4 एम्पियर। देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय 0.4 वेबर इन वाई। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कोयल इन SI यूनिट इज़। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको ये दे रखा है, हम ये जानते हैं कि फाई इज डायरेक्टली करंट के, जितना मैग्नेटिक जो इंडक्शन है, जितना करंट को हम बढ़ाएंगे उतना ही ये बढ़ेगा। तो जितना फ्लक्स में चेंज आएगा उतना ही करंट में चेंज आएगा, उतना ही म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू आई। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट। तो ये आ गया, बस हमारे पास अब कुछ नहीं करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है आपको। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.4 M आपको पूछा है, और ये करंट आपको दे रखा है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया इसका 0.4/4 करेंगे तो इसका आंसर आ गया 0.1।
0.1 आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा इसमें ऑप्शन में, ये फोर्थ ऑप्शन में, ये यहाँ सही हो जाएगा। उसके बाद में गाइस अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, करंट 4 एम्पियर रेजिस्टेंस शोन इन फिगर। अब इसके अंदर आप लोगों को निकालना है जस्ट आफ्टर द की, जैसे ही की को ऑन करेंगे तब निकालना है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की को क्लोज करने के बाद निकालना है और की को बंद करने से पहले निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप लोगों ने अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। तो इनिशियली इंडक्टर बिहेव लाइक ओपन सर्किट, मतलब जैसे ही क्लोज करेंगे तो इट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो हम डायरेक्टली ये सर्किट के अंदर चीज़ें दे रखी हैं इनको पुट करके निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 10/6 एम्पियर। और अगर आफ्टर सम टाइम, अगर हम ये इसको आफ्टर सम टाइम की बात करें, क्लोज को की करते हैं, सॉरी की को जो क्लोज करते हैं हम, तो इट विल शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये जो रेजिस्टेंस है एकदम शॉर्ट बन जाएगा, मतलब ये वाली जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी हुई तो इस वाली रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से दोनों का निकालना है। तो फर्स्ट वाले का तो जो आंसर है आपका वो आ जाएगा 10/6 एम्पियर। 10/6 मीन्स ये आपका हो जाएगा 5/3, और जो सेकंड वाले का वो आ जाएगा 4 एम्पियर। आप लोग इसको एकदम इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी सेकंड वाले में ये हो जाएगा 0, सेकंड वाले में हो जाएगा 0। तो फर्स्ट वाले में हो जाएगा 5/3 एंड सेकंड वाले में ये हो जाएगा कितना आपका 0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, आपको देखने को मिल रहा होगा सेकंड ऑप्शन में 10/6 और 0 दे रखे हैं। आपको इसको सोल्व आउट नहीं करना है, 10/6 और 0 दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में एट्थ क्वेश्चन है असर्शन रीजन। वैसे तो असर्शन रीजन नीट में या फिर आपके एग्जाम्स में नहीं आते, बट एम्स की एग्जाम में या फिर आजकल नीट में भी कुछ एक दो क्वेश्चन आने लगे, तो आपको ये भी आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, आपको असर्शन दे रखा है और नीचे रीज़न दे रखा है, मतलब द स्टार अपीयर ट्विंकलिंग वाइल द प्लैनेट्स डू नॉट। तो अब इसका रीज़न क्या है, द स्टार्स आर मच हायर इन साइज देन द प्लैनेट्स। तो अब आपको अगर सिर्फ असर्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये आपको देखना है, रीज़न करेक्ट है इनकरेक्ट है ये भी आपको देखना है। तो कैसे आप लोग को पता चलेगा, तो इसका जो है आप लोगों को बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब दोनों बातें तो सही है बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर ये इसका एक्सप्लेनेशन होता तो फिर मैं दूसरे ऑप्शन पे जाता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होने वाला है फर्स्ट, ठीक है गाइस। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। ये भी सेम असर्शन रीजन है, इसको आप लोग सोल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में, ताकि मुझे पता लगे कि आपने क्वेश्चंस करे हैं या नहीं करे, और इसका कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक असर्शन रीजन आप लोगों के लिए थोड़ी, ताकि आपकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो। 10th क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसका एंगुलर मैग्नीफिकेशन दे रखा है 5, ठीक है। आप लोगों को शायद क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। 5 वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव and eyepiece is 36 centimeter and the final image is formed infinity, determine the focal length of object and eyepiece। आपको क्या पूछा, फोकल लेंथ पूछिए। आपको फॉर्मूला आना चाहिए, बस कुछ नहीं करना है इसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे ये बता दो। एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है FO/FE। FO/FE बस डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। तो FO क्या हो जाएगा, 5 × FE आ जाएगा। देन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस क्या हो जाएगी, FO+FE। आपने वो पढ़ा होगा ना। तो FO/FE इसको डायरेक्ट करेंगे तो FO की वैल्यू यहाँ पे 30 निकल के आ जाएगी, FO की वैल्यू 30 आ जाएगी। बस आ गया इसका आंसर। यहाँ पे आपको फर्स्ट में देखने को मिल रहा होगा FO 30 है, ये 6 दे रखा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है एंगुलर मैग्नीफिकेशन का। एंगुलर मैग्नीफिकेशन M = FO/FE, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस इज थिन, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर, द refractive index of a material is 1.6, then the power of the lens is। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। पावर क्या होती है, 1/f। सॉरी ये इसको ठीक कर लेते हैं, कौन सा हम क्वेश्चन नंबर, हाँ 11th में। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये फिर से हो गया, इसको ठीक करते हैं। हाँ 1/f। पावर क्या होती है 1, सॉरी क्या हो रहा है ये,
हाँ आई थिंक अब नहीं होगा, ये मेरे हाथ से ही जो है वो हो रहा था बार बार। कोई ना गाइस, आप लोगों के लिए ही ये सारी स्ट्रगल किए जा रहे हैं, इससे मेरा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों की डिमांड है कि सर क्वेश्चंस करवाइए, तो मैं भी अपना टाइम निकाल के करवा रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आगे फर्दर और करवाएंगे। सो यहाँ पे गाइस क्या करेंगे, इसको थोड़ा थिन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, तो 1/f, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। 1/f क्या करेंगे, जो भी आपको दे रखा है ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू को 1 में से माइनस कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है आपको, 1/r माइनस 1/∞। तो 1.6 को 1 में से माइनस करेंगे तो 0.6 बच जाएगा, और 1/r माइनस 1/∞ कितना हो जाएगा, 1/15। तो इसका आंसर ये यहाँ पे अपने पास निकल गया 6/150। तो 6/150 को जब आप सोल्व आउट करेंगे, और फिर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 100/f, पावर p इक्वस टू 100/f इंटू डी। तो 100 इंटू 6/150, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4D आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4D। आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे आंसर 4D, और ये आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये तो साइन तो सिर्फ उसके लिए दे रखा है, साइन से आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा आपका 4 डायोप्टर। देन 12th क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव, ये भी एकदम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे। आप इसको सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपका आंसर निकल के आता है, और पूरा करेंगे। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो निकल के आएगा वो 4th वाला होगा, ठीक है। ये सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दोनों क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, आप लोग करना बिल्कुल। देन एंगुलर पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स पूछिए। YDSC, देखो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी बताया, YDSC बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, सॉरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेव थ्योरी जो चैप्टर आपके फिजिक्स में, वहाँ से, और यहाँ से पक्का क्वेश्चन आपके एम्स BSc पैरामेडिकल हो, एम्स BSc नर्सिंग हो, वहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से करना। तो इसके अंदर देखो YDSC के अंदर 8.1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंगुलर पोजीशन ऑफ द पॉइंट पूछा आपको। तो आर क्या होता है, 4I मैक्सिमम, इसने पूछे एंगुलर पोजीशन ऑफ द पॉइंट। मैक्सिमम इंटेंसिटी पे आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, करंट I इज इक्वल्स टू 4I कोस स्क्वायर फाई होता है। तो फाई की वैल्यू दे रखी है आपको, फाई स्क्वायर होता है, तो 1/4 दे रखी है, तो 1/4 को हम अंडर रूट हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो 1/2 लिखेंगे, तो 5 स्क्वायर/2, तो 4I/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, π/3D। कितना आ जाएगा, λ/3D, सॉरी λ/3D। लेमडा कहाँ है, साइन इनवर्स λ/3D ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3rd। देन गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पोलराइड्स आर कीप्ड ऑन ए क्रॉस टू ईच अदर, दो पोलराइड्स हैं, उनको एक दूसरे के क्रॉस में रखा गया है। नाउ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, द परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट लाइट नाउ ट्रांसमिटेड थ्रू द सिस्टम इज। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दो पोलराइड्स हैं, उनको रखा गया है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम डायरेक्ट, 1/2 कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45, ये आ जाएगा 1/4। तो ट्रांसमिटेड लाइट कितनी होगी, 1/4, तो वो है 1/4। 1/4 का मतलब परसेंटेज कितना हुआ, 1/4 1/4 1/4, ऐसा टोटल 100 होता है। 1/4 का मतलब 25% आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए चार्ज पार्टिकल Q इज़ शॉर्ट विथ स्पीड, इतनी स्पीड से किसी चार्ज पार्टिकल को शॉर्ट किया है टुवर्ड्स अनदर फिक्स चार्ज Q, it appears up to shortest distance r and returns if q short with a speed 2v, then shortest distance of approach। तो shortest distance of approach ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर आपकी 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ी होगी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो बिल्कुल ½ mv² इक्वस टू KQ/r, बस कुछ नहीं करना, ½ mv² इक्वस टू KQ/r, ये आपका फॉर्मूला लगाना है, ½ mv² इज इक्वस टू KQ/r। बस ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r है, यहाँ से निकल के आ जाएगी। मैं आपको इसका करेक्ट जो आंसर है वो बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से कर सकें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4th वाला, इसका जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन आप लोगों को, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द
थ्रू द गॉसियन सरफेस, ये सॉरी यहाँ पे आप लोगों को दिख ना रहा होगा, थ्रू द गॉसियन सरफेस है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर when a infinite long line charge of linear charges density lambda lies on it at a distance of d from the center। तो आप लोगों को ये निकालना है इसका गॉसियन सरफेस से रेडियस आर इन्फिनिटी लॉन्ग लाइफ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको फाई का फॉर्मूला लगाना है। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, फाई इज इक्वल्स टू टू लेमडा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस आपको सिर्फ ये फॉर्मूला रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे या आपने डेरिवेशन से यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ही रखना है गाइस। ये देखो ये दे रखा होगा, ये रहा सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद में जो 17 क्वेश्चन है वो देखते हैं। 17 ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन when a cell is connected across 60 centimeter of the potentiometer wire. The cell is shunted by a resistance of 6 ampere. The balance is obtained across 50 centimeter of the wire. The internal resistance of the cell, internal resistance पूछा है। तो आप लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वस टू हायर माइनस मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मिनिमम इंटू आर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो 60 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 6, समझ में आया। 60 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 6 ये लगाएंगे डायरेक्ट, तो 1.2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। मैक्सिमम माइनस मिनिमम रेजिस्टेंस अपॉन मिनिमम रेजिस्टेंस इंटू जो रेजिस्टेंस दी हुई थी वो, तो ये फॉर्मूला होता है, वो आप अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। फाइंड मैक्सिमम पावर इन रेजिस्टेंस आर, इसके अंदर मैक्सिमम पावर निकालनी है। मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता होगा। मैक्सिमम पावर जब निकालनी होती है तो जो भी इधर वाली जो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 5, 10 प्लस दोनों ये वाला जो वोल्टेज है दोनों का ऐड हो जाएगा। 10 प्लस 5 ये 15 वोल्ट हो गया। इक्विवेलेंट ई कितना आ गया 15, इक्विवेलेंट आर कितना आ गया 5। फॉर मैक्सिमम पावर के लिए जो आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस आर के इक्वल हो जाती है। सो आर जो है वो हो गया स्मॉल आर के इक्वल, आर जो है वो किसके इक्वल हो गया स्मॉल आर के इक्वल। इसको थोड़ा आर जो है वो किसके हो गया स्मॉल आर के इक्वल। बस आपको क्या करना है, तो P इक्वस टू आई स्क्वायर आर, क्या फॉर्मूला लगाना है P इज इक्वस टू आई स्क्वायर आर, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। बस डायरेक्ट आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11.25 वोल्ट। फर्स्ट इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन तो आई थिंक अच्छे से दिख रहे होंगे, जो मैं लिख रहा हूँ वो थोड़ा कम दिख रहा है, बट कोई ना मैं बोल रहा हूँ अगर आप सुनेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में 19 क्वेश्चन दे रखा है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी है। ये डायरेक्ट एक फार्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अंदर आप लोगों को निकालना है, सीरीज़ में इनको अटैच्ड किया गया है। जैसे इसके अंदर लास्ट में आप लोगों को इसकी वैल्यू पूछी है सेंटेड की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी स्क्वायर अपॉन आर प्लस जी। इसको आप सोल्व आउट करेंगे, थोड़ा डेरिवेटिव है, जैसे आप इसको सोल्व करेंगे मैं आपको आंसर जी स्क्वायर अपॉन आर प्लस जी। तो फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वो इसका जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर टू कंडक्टर्स बोथ हैविंग सेम लेंथ, ओके सेम लेंथ सेम एरिया आर क्रॉस सेक्शन आर joined in series. Materials are different and resistivity of one of them is P, one of them is phi. If equivalent resistivity of their combination is 3p, then resistivity of their conductor is, ये देखो रेजिस्टिविटी को कैसे निकालेंगे, सॉरी ये थ्री रेजिस्टिविटी दे रखी है, हाँ 3 ओम दे रखा है, और कितना दे रखा है ये, ओके हाँ इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। देखो ये एक आपको दे रखी है रोड दे रखी है, इसकी यहाँ पे लेंथ L है और इस तरफ की भी लेंथ L है, और यहाँ पे P1 इसको दे देते हैं, P और P डैश दे देते हैं दोनों को। ये कितना हो गया टोटल, इधर से 2L हो गया और अपॉन 3P, क्योंकि एक तरफ का कितना दे रखा है ये P दे रखा है और P डैश कितना दे रखा है 2P दे रखा है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 3 रो इंटू 12 अपॉन एरिया, तो 3 इंटू 2 ऊपर कितना हो गया 6 और नीचे क्या आ गया A आ गया, तो इसका आंसर ये हो गया 6P। तो
6p इक्वल्स टू, ये आ गया p प्लस p डेज। तो इसको p को कितना निकालेंगे, इधर इसको इधर भेजेंगे तो 5p आ गया, माइनस कर देंगे इसको, तो इसका आंसर निकल के आ गया 5। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस शोन इन द गिवन फिगर विल बी। इस कैपेसिटर पे आपको चार्ज निकालना है, तो कैपेसिटर पे चार्ज निकालना आपने सीखा होगा। आई इक्वस टू जो टोटल ई अपॉन आर टू प्लस आर लगा देंगे, तो क्यू इक्वस टू क्या होता है सी वी, तो सी इंटू वी की जगह क्या लिख देंगे हम आई इंटू आर। तो आई इंटू आर हमने पहले आर निकालेंगे, आर कैसे निकालेंगे, आई इक्वस टू सी आई इक्वस टू ई अपॉन आर टू प्लस आर, इससे हम आई निकालेंगे। फिर सी इक्वस टू कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू इक्वस टू सी वी, क्या लगेंगे क्यू इक्वस टू सी इंटू वी, और वी की जगह क्या रख देंगे हम आई इंटू आर, और आर कहाँ से रखेंगे, यहाँ से जो हमने ये आर निकाला है, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बस इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला, मैं आपको ये बता देता हूँ। थर्ड इसका वो क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की जो क्वेश्चन है, एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 10 microfarad is connected to a constant voltage battery of 12 voltage. Now the space between the plates is filled with a liquid of dielectric constant 5. The additional charge that flow now from the capacitor is, देखो बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो करके आप मुझे बताएंगे, इसको आप खुद से सोल्व आउट करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो थर्ड है वो डायरेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कुछ आपके लिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप खुद भी इसको वीडियो को पॉज करें और एक क्वेश्चन को खुद से सोल्व आउट करने की ट्राई करें, ताकि आपको थोड़ा बहुत खुद से भी आइडिया हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। उसके बाद में 23 जो क्वेश्चन है, ये अभी हमने पढ़ा। ए कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड इज ओरिजिनली चार्ज, उसको 10 वोल्ट तक चार्ज किया, देन इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज पूछा है तो हाफ सी वी स्क्वायर लगाना है। कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्यू मतलब चार्ज में इंक्रीज कितना, पोटेंशियल मतलब क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू, हम मतलब वो फॉर्मूला लगाना हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, तो सी इंटू वी स्क्वायर, तो वी अलग अलग दे रखे हैं, तो पहले का वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, बस फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला लगाना है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा थर्ड वाला, ये थर्ड ऑप्शन निकाल के ज़रूर से देखना, आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस खुद से करेंगे ताकि आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी हो सके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इन ए मटेरियल आर फाउंड टू बी 1.6 टन एंड 100 एम्पियर पर मीटर रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू फाइनल ऑफ द मटेरियल। आपको कैलकुलेट द रिलेटिव परमेबिलिटी पूछिए, तो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इक्वस टू म्यू मीडियम अपॉन म्यू जो नॉर्मल था वो म्यू मीडियम अपॉन म्यू जो नॉर्मल एयर का था, बस रिलेटिव ये आ गया। तो म्यू मीडियम क्या होता है, बी अपॉन म्यू इंटू एच, ये आप लोगों का डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर आपने पढ़ा है तो वो हो जाएगा। यहाँ पे बस ये वैल्यू पुट करोगे, सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। शिट सॉरी, ये फिर से मेरे हाथ से जो टच हो गया ओके कोई बात नहीं, हम इसे फिर से निकाल लेते हैं। हम थे क्वेश्चन नंबर 20, ये हमने कर लिया था, हाँ। इसका 23 का जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, ओके कोई बात नहीं। देन गाइज नेक्स्ट 24 जो क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड बी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच 1.6 एंड 1000 एम्पियर पर मीटर रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ, हाँ सॉरी हमने भी यही कैलकुलेट किया था, इसका था आंसर ये वाला, ओके। देन हम आगे 25 क्वेश्चन पे, ये मूव कर रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं है। द 25 जो क्वेश्चन है, द डिप एट ए प्लेस ऑफ theta for measuring it, axis of the dip needle is perpendicular to the magnetic meridian. If the axis of the dip needle makes an angle theta with magnetic meridian, the apparent dip will be given by the theta 1, then the total theta is equals to the, देखो इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है इसको एकदम जो मैग्नेटिक मेरिडियन, तो जब इसकी एक्सिस है नीडल की वो 90 डिग्री है,
तो प्लेन ऑफ, जब उस टाइम पे प्लेन ऑफ नीडल कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री विथ मैग्नेटिक मेरिडियन। और जब एक्सिस ऑफ नीडल वो थीटा एंगल बना रही है, उस टाइम पे जो प्लेन ऑफ नीडल है वो 90 माइनस थीटा बना रहा है विथ मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आया आपको? मतलब जिस टाइम पे एक्सिस से 90 डिग्री बन रहा है उस टाइम मैग्नेटिक मेरिडियन से 0 बन रहा है, और जिस टाइम पे एक्सिस से 90 डिग्री बन रहा है उस टाइम पे मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो इसको आप डायरेक्ट सोल्व आउट करेंगे। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन बी कोस थीटा इंटू साइन थीटा। सो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कोस एक्स थीटा। ये थोड़ा सा आप लोगों के सोल्विंग रहेगा बट कोई बात नहीं है, थोड़ा आपकी ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छी है तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली आप कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, फोर्थ है। देन गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड 2 into 10⁻⁻5 Tesla. If each pole of the magnetic experience a force of 6 into 10⁻⁻4 Newton, then the length of the magnet is, लेंथ ऑफ द मैग्नेट आपको पूछा है। तो आपको फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको फोर्स दे रखा है, पोल स्ट्रेंथ मतलब एम आपको निकालनी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है। फोर्स का फॉर्मूला लगाना है एम इंटू बी। दो चीज़ें आपको दे रखी है, तीसरी आपको निकालनी है। इजीली आई थिंक आप लोग निकाल सकते हैं, बस छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग खुद से सॉल्यूशन करना है, इसका फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद में 27 जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी व्हेन इट एंटर थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी टू द लाइन, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज़। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत इस चैप्टर की पढ़ी है थ्योरी, तो आप लोगों को आई थिंक डायरेक्ट याद होगी। इसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 2mv/b²/v। ये डायरेक्ट आप लोगों को याद होगी। इस जो फॉर्मूला इससे आपको क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, उसके अंदर वैल्यूज़ दी हुई थी, आपको फॉर्मूला पुट करना होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई। इसमें आपको क्या बताना है, करेक्ट इसमें से कौन कौन सा है। तो आप लोग इसको पढ़ना और अच्छे से देखना, और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका सर ये आंसर था। उसके बाद 29 क्वेश्चन है, वो कुछ जो सोल्व करने वाले क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, बाकी जो आपसे हो सकते हैं वो आप खुद से करना। इफ़ 20 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ड्यू टू रेडियो एक्टिव डीके reduced to 10 gram in 4 minutes, then in what time 80 gram of the same substance will be reduced to the 10 ग्राम। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप लोग खुद से एक बार इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। तो इसको कैसे करेंगे, जो 20 ग्राम से कितना हो जा रहा है, 10 ग्राम हो जा रहा है, कितने मिनट में, 4 मिनट में। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, 4 मिनट। 80 ग्राम से 10 ग्राम हो जा रहा है, तो n/n0, 1/n² फॉर्मूला होता है इसका, 1/2n, सॉरी 1। तो अपने को क्या निकालना है, पहले वो निकालना है कि कितना इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी बार में ये डीके हो रहा है। तो 2⁻³ में हो रहा है, क्योंकि ये 80 से 10 हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है, 1/2⁻3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। तो 2⁻3 कितना हो जाएगा, उस हाफ लाइफ कितनी दे रखी थी हमें, हाफ लाइफ हो जाएगी 3 × 4। 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 मिनट में ये इतना डीके हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 20 ग्राम से 10 ग्राम हो रहा है 4 मिनट्स में, तो हमारे पास टाइम आ गया यहाँ से कितना, 4 मिनट्स। देन 80 ग्राम से 10 ग्राम हो रहा है, तो वहाँ से हमारे पास सबसे पहले हाफ लाइफ निकाली हमने 3, और जो इसका रेडियो एक्टिव का हाफ लाइफ दे रखा था टाइम, वो था 4 मिनट्स। तो 4 × 3 ये हो गया कितना, 12। इसको एक बार क्लियर कर देते हैं, और इसका 12 ऑप्शन में दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन में, ये हो जाएगा इसका करेक्ट। देन जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी। डी ब्रोगली वेवलेंथ, आई थिंक ये एकदम जनरल से क्वेश्चन आप लोगों ने याद कर रखे होंगे कि अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज़ होती है, अपने ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए कितना होता है, 0.0101/√v। तो ये आप लोग ध्यान रखना।
तो ये फिजिक्स के 30 क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर आपको इनमें कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी पूछ सकते हैं। अभी हम करते हैं उसके बाद में बायोलॉजी एंड देन हम मूव करेंगे फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री की। और बायो के कर लेते हैं पहले 30 क्वेश्चन, थोड़ी जल्दी हो जाएंगे। और आई थिंक आप लोगों को ये केमिस्ट्री आ गई, ये बायो। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 101 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोवर ओनली वंस विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। मतलब ऐसा कौन सा फ्लावर है जो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है। आई थिंक आप लोगों को सभी को पता होगा, अगर आपने स्टार्टिंग का बायो का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर ये चीज़ दी हुई है, 12th की बायो का फर्स्ट चैप्टर। तो कौन सा आप लोग बताइए मुझे। एक बार मैं इसको पेन को यहाँ से ले लेता हूँ ताकि हम टिक कर सकें। ओके, तो आप लोगों ने बेम्बू स्पीसीज़ पढ़ी होगी। तो बेम्बू की जो स्पीसीज़ है वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करती है। तो यही बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। देन नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल ईजिली आप लोग कर सकते हैं। पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ओके, पोलन ग्रेन्स कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू द इंक्रीज इन परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस। ये भी लाइन दे रखी है आपके बुक में। देन स्टोर पोलन ग्रेन पोलन बैंक्स कैन नॉट बी यूज। ये गलत दे रखा है कि पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके हम ब्रीडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं ब्रीडिंग के लिए यूज़। तो थर्ड इसका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, देन 103 नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मतलब ये जो नंबरिंग है वो उस पर आप ध्यान मत देना, ये 1 to 30 चलेंगे हम। ओके, ए मेच्योर एंथर कंसिस्ट ऑफ टोटल, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं ईच लोब में। तो टोटल लोब्स कितनी होती है माइक्रोस्पोरेंजिया की। लोब्स तो मतलब एक लोब में 2 होते हैं, तो फर्स्ट वाला भी मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ही हो जाएगा इसका आंसर आई थिंक। देन फोर्थ, पोलर न्यूक्लियाई बिलो द एग apparatus इन द सेंट्रल सेल। पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द सेंट्रल सेल। और फिलीफॉर्म apparatus प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो आप लोग बताइए कौन कौन सा करेक्ट है इसमें से और कौन सा इनकरेक्ट है। मुझे जहाँ तक लग रहा है दोनों ही करेक्ट है ये। ओके, देन मैंगो, पीपल, कैमनेलिया, ऑक्जेलिस एंड वियोला। ये हाउ मेनी ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम अबव लिस्ट शोज अश्योर्ड सीड्स सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स। मतलब पोलिनेटर्स की एब्सेंस में भी अश्योरली क्या होगा, इनमें पोलिनेशंस होगा या फिर सीड बनेंगे। तो ऐसा कौन सा है। तो आप लोगों को इनमें से कितने हैं ये पूछा है, तो इनमें से 3 है। जो इसका सेकंड वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आप लोग इन सब के बारे में भी एक एक बार देख लेना ताकि आपको श्योर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर गार्डन पी। गार्डन पी के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो आप लोगों ने अगर जेनेटिक्स पढ़ी है तो बिल्कुल ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को देखते ही पता चल गया होगा कि जो फ्लोर की पोजीशन है वो टर्मिनल दे रखी है और होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। तो इनकरेक्ट यहाँ से ये हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वहीं से है, मेंडेलियन डाईहाइब्रिड ग्रोथ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेंडेलियन। तो आप लोगों ने अगर लॉज पढ़ रखे हैं अच्छे से तो बिल्कुल आप लोग पढ़ रहे होंगे और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई करना। मैं आपको करेक्ट आंसर बताता चलता हूँ। आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार पहले खुद से देखो कि ये आंसर हो सकता है, फिर चेक करो कि जो मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्या वही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। देन अच्छा क्वेश्चन आया है नेक्स्ट, एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और हैज़ ए मदर, उसकी जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप बी है। देन फादर विद ब्लड ग्रुप बी, द जीनोटाइप ऑफ द मदर एंड फादर रेस्पेक्टिवली विल बी। देखो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है और मदर का है वो बी है, और फादर का ब्लड ग्रुप भी, देखो मदर का भी ब्लड ग्रुप बी है और फादर का भी बी है। अगर वो बी होमोजाइगस होता, अगर वो बी होमोजाइगस होता तो बच्चे का कभी भी ओ नहीं हो सकता था। मतलब दोनों का अगर बी पे, जैसे बी पे डैश डैश बने होते, जैसे आई बी अगर होता तो आई बी नहीं है, वो आई ओ और आई ओ, ये है दोनों का ब्लड ग्रुप आई ओ। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड।
ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ए नॉर्मल कपल हाफ ऑफ द इसको A normal couple, half of the son are hemophilic while half of their daughters are carriers. The defective gene is located on. तो डिफेक्टिव जीन कहाँ लोकेटेड होता है, मतलब आधे तो हीमोफिलिक है और आधे कैरियर्स है, तो डिफेक्टिव जीन कहाँ है, ऑन एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, ये इसका करेक्ट आंसर। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको पढ़ना और देख के मुझे बताना इसमें कौन सा इनहेरिटेंस आपको, कौन सा लो क्या आपको देखने को मिल रहा है। इसका करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। देन 101 रीड ऑल द डोमिनेंट डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखो यहाँ पे आप लोगों को ये क्रॉस दे रखा है। देन इसमें पूछा है कि कौन से कितने होंगे, रेशियो ऑफ द रेड टॉल रेड ड्राफ्ट, ओके। इन द नेक्स्ट इनकी नेक्स्ट जनरेशन पूछिए, आप लोगों को नेक्स्ट जनरेशन निकालेंगे तो इनकी सबकी इक्वल आएगी, 4:4:4, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द साइलेंट फीचर इज़ नॉट इंक्लूड इन डबल हेलिक्स सिस्टम। अगर आपने डबल हेलिक्स डीएनए की डबल हेलिक्स पढ़ रखी है तो बिल्कुल आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा फीचर इसमें से है और कौन सा नहीं है। तो ये एनसीईआरटी की ये सारी लाइन्स, आई थिंक ये 95-97 पेज नंबर पे आप लोगों को मिल जाएगा ये डीएनए का पूरा एनसीईआरटी 12th की जो एनसीईआरटी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा फर्स्ट, नॉट इंक्लूड द बैकबोन इज कंसिडर्ड शुगर फॉस्फेट इन द बेसिस प्रोजेक्ट आउटसाइड, नहीं ये गलत लाइन है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको बड़े लग रहे होंगे बट ये अच्छे क्वेश्चन हैं। गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग इट। आप लोग बताइए कौन सा इसमें से आपको सही लग रहा है, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। प्रमोटर, टर्मिनेटर, टेम्पलेट एंड दिस इज कोडिंग, ये इसका सही आंसर। दिस इज प्रमोटर, दिस इज द टर्मिनेटर बी एंड दिस इज टेम्पलेट स्टैंड, दिस इज द कोडिंग स्टैंड, ओके। इनको आपको मैच करना है। मैचिंग में मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूँ। यू इज़ गोइंग फॉर द फिनाइल एनिलिन, तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा थर्ड, इन 3 में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। देन लास्ट वाला देखते हैं क्योंकि लास्ट वाला मिस मैच है, नहीं लास्ट वाला भी मैचिंग है, जो मिस मैच है ना वो वाला चेक करते हैं हम। देखो डी वाला चेक करते हैं, तो डी किस में जा रहा है, डी जाना किस में चाहिए, आई थिंक डी जो वो जाना चाहिए आपका सी इज़ फॉर पायरोलिन, सो डी जाना चाहिए आपका इसमें 5th में, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। यहाँ भी जा रहा है लेकिन यहाँ ये वाला नहीं हो रहा, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 A to D बिलो अबाउट लेक ओपेरॉन। लेक ओपेरॉन आपने पढ़ा है तो बता सकते हैं आप कौन सा, उसके लिए 4 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। तो इसके लिए ग्लूकोज इन गैलेक्टोज में बी ब्लाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेटेड, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। देन आपका नेक्स्ट असर्शन रीजन, देखो असर्शन रीजन आप खुद से करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। इसका जो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, ठीक है। देन नेक्स्ट 117 क्वेश्चन, रॉकीफोर्ड चेज इज रिपेंड बाय द फॉलोइंग स्पीसीज ऑर्गेनिज्म विच गिव्स ए पर्टिकुलर फ्लेवर, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो रेक्टिनोफ्यूज ये फंजाई से रिलेटेड है, ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देन 118 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे 118, ये थोड़ा सा मतलब लेंथी लग रहा है, आप पढ़ेंगे तो सारी स्टेटमेंट बता सकते हैं इसमें से, करेक्ट पूछा है इसमें से। तो फर्स्ट वाला तो ऑब्टेनिंग एसिडिक एसिड सिट्रिक एस्प्लोरेस नीजर इज यूज्ड फॉर, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ए क्लोड बस्टर। सेकंड जो ऑप्शन है वो मुझे एकदम करेक्ट लग रहा है, ये पढ़िएगा आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी याद होनी चाहिए आपको। जो गलत है मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ए क्लोड बस्टर है, ये करेक्ट लाइन है, ये दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। देन मैच द कॉलम सिंगल सेल प्रोटीन, ये आप लोग मैचिंग करनी है 119 क्वेश्चन में। तो जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो जाएगी स्पाइरुलिना, जो फर्स्ट वाला वो जाएगा डी में। देन उसके बाद में वाइन किससे बनती है, वो बनती है फर्नेटेड बीवरेज से। देन बायो फर्टिलाइज़र कौन सा दिख रहा है इसमें से आपको,
बायो फर्टिलाइज़र आपका हो गया राइजोबियम, फर्स्ट वाला इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द फॉल्स अबाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के लिए कौन सी चीज़ है जो गलत दे रखी है। तो नीचे से चेक, एंटीबायोटिक्स आर केमिकली सब्सटेंसेस विच आर इनहेल्ड ग्रोथ, अच्छा नहीं, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं करवाती है, तो इसका डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बायोगैस कंटेन्स, बायोगैस में क्या क्या होता है आप लोगों को आई थिंक अच्छे से पता होगा बायोगैस में। तो ये सारी गैसेस दे रखी है, बायोगैस की गैसेस हैं ये सारी। विच प्लांट ब्रीडिंग स्टेप्स इज़ वेरी टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, वहाँ पे आप लोगों को दे रखी है कि प्लांट ब्रीडिंग में कौन सी जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड प्लांट्स करवाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है यहाँ पे एकदम से। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोसा स्नोबॉल के एंड पोसा स्नोबॉल A4 आर रेजिस्टेंस फ्रॉम। तो ये किन से रेजिस्टेंस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको दे रखा है ब्लैक रूट एंड शूट बोरर रेस्पेक्टिवली। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है एकदम सेम। देन 1 to 4 क्वेश्चन जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे, इसके अंदर आप लोगों को फिर से मैच करना है। देखो मैचिंग वाले क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद होती है, मतलब यहाँ पे अगर आप कोई मैचिंग वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर वो आपके एग्ज़ाम में आता है तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे अभी याद हो जाएगी और आपको बहुत उससे फ़ायदा होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दे रखा है फर्स्ट। यहाँ पर आप इन सभी को देखिएगा और एक बार अच्छे से याद जरूर करिएगा। मतलब एक बार अगर आप नज़र से निकाल भी लेते हैं तो वो आपको बाद में बहुत फ़ायदा मिलता है उस चीज़ से। देन यू यूकोर्निया प्लांट इज़ एग्जाम्पल ऑफ, आईकोर्निया जो एग्जाम प्लांट आप लोगों की बुक में दे रखा है वो किसका एग्जाम्पल है। तो वो एग्जाम्पल किसका, आपका फ्री फ्लोटिंग प्लांट है। वही आप लोगों ने देखा भी होगा, वो जो प्लांट है वो तैरता तैरता उसकी एक बुक में अपनी जो बुक है उसमें एक इमेज दे रखी है, तो फ्लोटिंग कर रहा है उसके अंदर, तो वो किसका एग्जाम्पल है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट का। कहाँ गया हमारा आईकोर्निया, हाँ यार आईकोर्निया इज एग्जाम्पल ऑफ फ्री फ्लोटिंग प्लांट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट, इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट इनमें से कौन सा है सबसे, तो वो आपका हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स आर सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके गाइज, देन हाउ मच एनर्जी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स फॉर द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। कितनी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो वो एब्जॉर्ब करी जाती है, तो वो होती है 2 to 10%। इकोलॉजी का क्वेश्चन आपका। देन रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन। आप लोगों ने इकोलॉजी अगर पढ़ी है तो बिल्कुल इजीली आप बता सकते हैं कि इस हाइपोथेसिस में क्या था, कि कोई भी कीस्टोन स्पीसीज़ है अगर वो इकोसिस्टम से हट गई तो इकोसिस्टम फिर सर्वाइव नहीं करेगा, ये था वो हाइपोथेसिस। तो ये दे रखा होगा, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। देन हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। देखो आपको स्टेटमेंट्स पढ़ना है और देखना है कि आपका जो आंसर वो उस आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा जो मैंने बताया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके इसके इनकरेक्ट एक है, बाकी दो करेक्ट है। देन SPM कोजेस, SPM क्या कोज करता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। SPM कोजेस इन्फ्लामेटरी एंड डैमेज टू द लंग्स और रेस्पिरेटरी डिजीज, प्रीमेच्योर डेथ। इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, सो गाइज ये हो गए हमारे कंप्लीट 30 क्वेश्चन बायो के। अभी हम करेंगे हमारे किस पे चलेंगे, हम चलेंगे अभी केमिस्ट्री पे। सो अभी बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी केमिस्ट्री, अभी सिर्फ 40-50 मिनट्स हुए हैं और हमने जो वो टोटल 60 क्वेश्चन करे, जिसके अंदर फिजिक्स कर ली, मेन जो सब्जेक्ट थी आपकी, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट होता है, आप लोग कर नहीं पाते हैं। अब हम करेंगे केमिस्ट्री। अब देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बताऊंगा और जो कुछ क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना चाहिए अच्छे से, वो वाले क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो साथ के साथ सारी चीज़ें होंगी, बस आप चीज़ों को अच्छे से समझते जाइए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपको एकदम देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन फिनोल दे रखा है CCl4 के साथ, इसकी CCl4 और प्लस NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवा, मतलब CCl4 इधर ऑर्थो पोजीशन पे कनेक्टेड है। ये रिएक्शन आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखी होगी। अगर किसी को याद आ रही है ये रिएक्शन आप लोगों ने कहाँ देखी है, आ रही है किसी को याद, नहीं देखी आपने ये,
क्या है ये रिएक्शन? ये राइमर टीमर रिएक्शन आप लोगों ने देखी होगी। CCl4 की जब रिएक्शन करवाते हैं फिनोल प्लस NaOH के साथ में, फिनोल के साथ में CCl4 प्लस है, तो ये राइमर टीमर रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन में आप लोगों ने देखी होगी। इसका जो वो करेक्ट आंसर जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड, ये फिनोल ये बनता है ये वाला प्रोडक्ट। तो ये आपको वहाँ से ही ध्यान रखनी थी। रेस्ट मेथड टू कन्वर्ट एल्कोहल इन, अगर ये याद नहीं है तो उससे याद कर लेना कि फिनोल की रिएक्शन CCl4 प्लस NaOH के साथ करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। फिनोल प्लस साइड में C डबल बॉन्ड OH, ये ऐसे जुड़ा हुआ प्रोडक्ट बनता है। देन बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्काइल क्लोराइड, तो इनमें से कौन सा है जो बेस्ट मेथड है? तो वो है फर्स्ट वाला। अगर आप लोग खुद से देखिए, अगर आपसे हो रहे हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। विच विल गिव टर्बिडिटी रैपिडली ऑन ए रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट के साथ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, कौन सा सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है? तो वो करता है 3 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद में हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन इज़ नॉट फॉर्म्ड बाई गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, कौन सा एमाइन जो है वो, तो आप लोगों को पता होगा प्राइमरी इज़ नॉट, तो प्राइमरी एमीन नहीं बन सकता कभी भी। तो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, तो चारों ही नहीं बन सकते। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है? तो ग्लूकोज के लिए आप लोग देखिए, इट इज़ एन एल्डोज हेक्सोज, ये सही है। इट इज़ एन एल्डो पेंटो, ये पेंटोज नहीं होता, ये वाला सही नहीं है। इन RBC डेफिशिएंसी इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ, बताओ RBC के अंदर जो कौन सी डेफिशिएंसी की डिजीज़ हो जाती है? विटामिन B12 की, साइनोकोबाल्मी जिसको हम कहते हैं। देन प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो ये रिएक्शन हो रही है एसिड की रेड फॉस्फोरस प्लस HI, रेड फॉस्फोरस प्लस HI वाली जो रिएक्शन है, तो इसका जो करेक्ट ये बन जाएगी रेड फॉस्फोरस प्लस HI क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट है। रेड फॉस्फोरस HI क्या कर देता है? किसी भी एसिड को एल्केन में बदल देता है। एल्केन में, तो ये देखो एल्केन में बदल गया पूरा, जो ये वाला पार्ट था एसिड वाला ये एल्केन में बदल गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गई और जो ऑक्सीजन थी वो निकल गई। देन नेक्स्ट, इसमें थोड़ी ऑर्गेनिक ज़्यादा रखी है, कोई बात नहीं, बट पिछले वाले पेपर में ऑर्गेनिक कम थी। तो ऐसा करके सारे क्वेश्चंस की आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप पूरे लेक्चर्स पूरे जो मैंने सेट करवाए वो देखते हैं तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होने वाली है। देन 58 जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें प्रोडक्ट B आपको पूछा है, रिएक्शन दे रखा है एसिड फिर CaOH का होल ट्वाइस दे रखा है, और इसके अंदर आपको आंसर बताना है कि रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो ये क्या करता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दो एसिड को जोड़ देता है और बीच वाली जो ऑक्सीजन होती है उसको निकाल देता है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। देन 59 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस सिल्वर मिरर विथ टोलन रिएजेंट, टोलन रिएजेंट के साथ में सिल्वर मिरर जो है वो कौन नहीं बनाता है? तो टोलन रिएजेंट के साथ में सारे जो सुक्रोज है वो नहीं बनाएगा, बाकी एसिड भी बनाएगा, सारे ये सुक्रोज नहीं बनाएगा। ओके, तो फोर्थ इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ये लाइन खींच की कोई बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाइनिक डिटर्जेंट, आप लोगों ने अगर डिटर्जेंट्स पढ़े हैं तो जो इसने पूछा कैटाइनिक डिटर्जेंट कौन सा है, तो कैटाइनिक में कौन सा आएगा? फोर्थ वाला। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1, SN1 के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है SN1 के लिए? ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। देन द प्रोडक्ट P इज़ नोन एज, इन दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करके बताइए, वरना इसका करेक्ट आंसर वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्लोरीटोन। ओके गाइस, देन उसके बाद में 63 जो क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट मैचिंग सीक्वेंस फ्रॉम द पॉसिबल गिवन, इसमें आप लोगों को ये डिफेक्ट्स दे रखे हैं सॉलिड स्टेट पे, जो भी डिफेक्ट थे अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा बिल्कुल। इसका आप लोग मैचिंग कीजिए और इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। देन गाइज नेक्स्ट 64, द आयोनिक रेडियस ऑफ A+B+, इन सब की आयोनिक रेडियस दे रखी है, आपको रेडियस का रेशो पूछा है, और जो CN के बीच के जो भी दे रखा है वो आपको बताना है। तो रेडियस A की अपॉन B की, दोनों की रेडियस ऑफ A अपॉन रेडियस ऑफ B, दोनों की आपकी जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है गाइस,
उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो 65 जो क्वेश्चन है वो आप लोग देखिए। 65 क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर ग्राफ दे रखा आपको और वी पी और टी मतलब प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है और वॉल्यूम, मतलब जो मेन ग्राफ दे रखा है आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर का दे रखा है। और एक्स इज़ द सॉल्यूशन। अब इसमें डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट किसके अंदर डिप्रेशन हो रखा है, तो इसके अंदर आप यहाँ से देखिए पी क्यू इज़ द कर्व फॉर द सोलवेंट। जो पी और क्यू वाला जो कर्व है वो सोलवेंट का कर्व है और एक्स वाई का जो कर्व है वो सॉल्यूशन का कर्व है। देन डेल्टा, और जो डेल्टा टी जो यहाँ पे दे रखा है ना, ये दे रखा है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आपको बताना है इस ग्राफ में कि कौन सी चीज़ क्या है। तो पी क्यू वाला जो दे रखा है कर्व वो दे रखा है सॉल्वेंट के लिए, और जो ये एक्स वाई वाला जो कर्व दे रखा है ये दे रखा है सॉल्यूशन के लिए। डेल्टा टी इज़ द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जो जहाँ भी ये चीज़ दे रखी है आपको बस उस पर टिक करना है। ये देखो फोर्थ में दे रखी है कि पी क्यू क्या है, सॉल्वेंट है, और ये वाला क्या है सॉल्यूशन है, और डेल्टा टी का डिप्रेशन फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बस करेक्ट फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन गाइज उसके बाद में 66 जो क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 20% आयोनाइज 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्स वाई। आपको वैल्यू दे रखी है और फ्रीजिंग पॉइंट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछा, ठीक है। इसके अंदर डेल्टा टी एफ क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। बस आपको ये वैल्यू पुट करनी है, आई इज़ यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा आपके पास 0.25 सेंटीग्रेड सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको फॉर्मूला रखना है, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। हाउ लॉन्ग मस्ट ए 50 एम्पियर करंट कैन बी पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सेल फॉर रिफाइनिंग कॉपर टू प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ कॉपर। इसके अंदर आपको क्या करना है, कॉपर टूटेगा जैसे पानी के अंदर, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे उसमें से, और ये निकल के किस में जाएगा, कॉपर में चला जाएगा। तो इसके अंदर कितना जो है कितना अपने को 3 मोल के लिए कितना चाहिए, तो आप लोगों ने वो पढ़ी होगी करंट आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू टी अपॉन 96500 एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइस, जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था। बस ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3.22 आवर्स। देन गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक, ये आप लोगों को दोनों तरफ के सेल दे रखे हैं, वैल्यूज़ दे रखी है, बस आपको इसके अंदर निकालना है। तो डेल्टा ई नोट सेल निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। क्या निकालना है, डेल्टा ई नोट सेल। डेल्टा ई नोट सेल का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, तो 0.033 माइनस जो पहले वाली वैल्यू दे रखी है उसमें से सेकेंड वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। और कैसी रिएक्शन हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। क्यों हो जाएगी, हम जो फर्स्ट वाली दे रखी है 0.33 माइनस 0 क्योंकि ये देखो रिवर्स दे रखी है ये वाली रिएक्शन, तो हमें इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के जो हमारे पास आएगी वो आएगी माइनस में। माइनस का मतलब रिवर्स रिएक्शन है, और कैसी स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आएगा वो आएगा सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक है गाइस। देन 69 क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपका यहीं से सेम क्वेश्चन है, सेम वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, आप खुद से ट्राई करना है कि ये आपसे हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, और सेम वैसा ही क्वेश्चन आप खुद से करके देखिएगा एक बार, जैसे अभी ऊपर वाला सेम क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। और देन 70 क्वेश्चन है, फॉलोइंग डाटा रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। ये भी सेम वहीं से क्वेश्चन है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन की रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार ट्राई ज़रूर से करना, अगर आपसे नहीं होते हैं तो फिर मुझसे डिस्कशन करना ज़रूर से। इसका जो थर्ड वाला है बी और सी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन 71, ये भी देखो रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है। आप लोग अगर करेंगे तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर हो नहीं पाएंगे आपसे। ये सेम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। देन 72, असर्शन रीजन तो आप लोगों को खुद को ही करना है, क्योंकि आप पढ़ेंगे और खुद से उसको समझेंगे, और फिर नीचे के ऑप्शंस पढ़ेंगे कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि असर्शन रीजन जो वो ज़रूर एग्जाम में आता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट, बस स्टेटमेंट सेकेंड इज़ इनकरेक्ट।
तो ये आप लोगों को सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना है और फिर उसको देखना है कि करेक्ट है या नहीं। अगर दोनों करेक्ट होते हैं तो फिर आपको ये देखना है कि अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो सेकंड वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन 73 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। ग्राफ दे रखा है एक्स बाई एम का और स्ट्रेट लाइन दे रखा है और एंगल दे रखा है 45 डिग्री एंगल विथ which entrapped with OA as shown in the figure x by m at the pressure of 0.2 atm is। तो आपको x by m पूछा है, ठीक है। x by m कैसे निकालेंगे, तो आपको करना है x by m क्या होता है k p की पावर 1/n। तो दोनों दोनों तरफ हमको क्या लेना है, लोग लेना है। लोग x by m इक्वस टू लोग k प्लस 1/n लोग p। तो स्लोप क्या हो जाएगा 1/n, 1/n इक्वस टू 1045 दे रखा है और 1045 डिग्री एंगल की कितनी वैल्यू हो जाती है 1। तो इंटरसेप्ट कर देंगे लोग के इक्वस टू 0.3 इक्वस टू लोग 2। तो एक्स बाई एम क्या होता है के पी की पावर 1/m। तो एक्स बाई एम इक्वस टू के की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और पी की पावर 1/n, 1/n की वैल्यू 1 है और पी की पावर 0.2 है। तो 2 × 0.2, 2 × 0.2 ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.4। 0.4 यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, ये रहा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन, आपको बस लोग लेना दोनों तरफ फिर हो जाएगा। इफ़ ए मल्टीपल रिएक्शन ए प्लस बी वो जाती है क्यू देन सी से, देन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दे रखा आपको, देन क्यू से सी की रिएक्शन पूछिए कितना जो आप लोग ये। तो इसको कैसे करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन 75। अब बाकी के जो क्वेश्चन है मैं आपको डायरेक्टली उनके आंसर्स बता देता हूँ क्योंकि पाँच क्वेश्चन बचे हैं, ये आप लोग खुद से सोल्व आउट करेंगे। फिर हम डायरेक्ट जीके पे चलते हैं, आपके 10 क्वेश्चन जीके के, देन इस पेपर को फिनिश करते हैं। तो जो आपका 75 जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। देन आप लोगों का 76 जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपको IUPAC नेम बताना, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हुआ 2nd। देन 77 असर्शन रीजन है, आपको खुद से ही करना था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 3rd। 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। देन 78 जो है N2O गैस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 2nd। एंड देन 79 आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर आपका 4th। एंड देन लास्ट केमिस्ट्री का जो 80 क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाला। इसके अंदर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे रखे हैं अलग अलग और करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं इनमें से कि कौन सा आयोनिक है कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका है 3rd, A and C ओनली। सो ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों के हो चुके हैं। इसके बाद में आपका लास्ट जो है एक वो है आपका इसका आपके 10 क्वेश्चन जीके के आपको कराने थे। यहाँ से आप लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है जीके का, जीके की आप थोड़ी बहुत क्वेश्चन कभी कभी देख लिया करो, बट कोई ना, अभी तो हम क्वेश्चन का पूरा सेट कर रहे हैं तो करना ही चाहिए। नेम द फर्स्ट एटॉमिक सबमेराइन ऑफ द इंडिया। एक बार मैं पेन यहाँ से ले लेता हूँ ताकि हम टिक कर सकें। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दे रखा INS। एंड देन विच सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया। फर्स्ट ब्रिटिश का नाम बताना जो कि जिसने इंडिया में विजिट किया था, हॉकिंस। देन उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन कौन था इंडिया का फर्स्ट, तो सुकुमार सेन। देन फोर्थ क्वेश्चन आपका नेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कौन सी हो जाएगी आपकी, ये है आपकी नालैंड यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद में वेयर इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर। फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर कहाँ पे बना था, तारापुर में। देन उसके बाद में आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम टू विजिट इंडिया। फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम विच इज़ विजिट इन इंडिया इज़ द फाहीन। दिस इज़ द, कोई ना, आपको बस ध्यान में रखना अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सके। ये अभी रिसेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने उठाए हैं जो करंट में एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, तो इसका है खान अब्दुल गफ्फार खान।
वेयर वॉज द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपनड इन द इंडिया? तो इसका भी आंसर फर्स्ट है कोलकाता इन 1727। देन नेम द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। द नेम द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट ऑफ इंडिया, संतोष जियोरी जी। तो ये थे आपके जीके के 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को जो वो सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर कोई क्वेश्चंस आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया है तो आप बिल्कुल बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर चैनल के लिंक में भी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपका अगर पर्सनली कोई भी जो डाउट है तो आप मुझसे वहाँ पे वो डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, अपने फॉर्म भरने से रिलेटेड, या फिर किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं और यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जितना शेयर कर सको अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, और ख़ुद एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर नहीं होती है एक बार पूरी वीडियो देख के फिर दोबारा से एक बार देख लेना, ताकि सभी क्वेश्चंस आपको रिवाइज हो जाएंगे। सो आइए था आज की वीडियो में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से, ताकि आने वाली फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके गाइस।